ओके स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो मैम। जस्ट वेट, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है एक्चुअली। यस मैम, अब हो रही है। Clear? So first we will discuss the questions. First question is, when 2-point source separated at the distance of half wavelength and feed with uniform current in same phase, the array act as a, ये पता है ना आपको, हमने बताया था कि अगर सेम डिस्टेंस पे हैं और सेम यूनिफॉर्म करंट और सेम फेस होता है तो क्या होता है, वो ब्रॉड साइड होता है कि नहीं? यस मैम। ब्रॉड साइड होता है ना, इसका आंसर ब्रॉड साइड होगा, है ना? ये तो पता ही होगा, ये तो 1 मिनट में 1 सेकंड में आप लोगों ने कर दिया होगा मेरे ख्याल से, है ना? देन इसके बाद में मैंने दिया था कि ब्रॉड साइड एरे रेडिएट मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको पता है 2 एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एरे एक्सिस, और परपेंडिकुलर एरे एक्सिस क्या करती है, ब्रॉडबैंड करती है कि नहीं? जब मैंने इसका रेडिएशन पैटर्न बनाया था तो परपेंडिकुलर ही तो बनाया था कि नहीं, कि हॉरिजॉन्टल बनाया था? मैम परपेंडिकुलर बताइए। तो इसका आंसर है सेकेंड, ठीक है? क्लियर क्लास? क्लियर है मैम। अब ये देखिए, द डायरेक्शन ऑफ हाफ पावर पॉइंट फॉर अ यूनिफॉर्म 2-point सोर्स एरे आर, ये सबको पता है। मैंने आपको रेडिएशन पैटर्न स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था बेटा, बहुत अच्छी तरह से बताया था कि हाफ पावर कहाँ पे होती है, बीच में होती है 60 एंड 120 डिग्री। और ये जब मैंने आपको ब्रॉड साइड एरे पढ़ाया था उसमें आपको निकलवा के भी दिखाया था, है ना? याद आया आप लोगों को? याद आया? यस मैम। क्लियर? अब ये देखिए कितना इजी है। इसमें आप है ना 1 सेकंड लगाते हैं आपको समझ आ जाता। इन रिजल्टेंट और टोटल रेडिएशन पैटर्न द फेज विल बी मल्टीपल, फेज विल बी एडेड यूजिंग मल्टीपल ऑफ द पैटर्न। कुछ नहीं था पैटर्न प्रिंसिपल था इसमें, कुछ नहीं था। मल्टीपल की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडेड आना चाहिए, है ना? यस मैम। इसका ये अर्थ होगा, इन रिजल्टेंट और द टोटल रेडिएशन पैटर्न द फेज विल बी, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, फेज विल बी एडेड यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैटर्न प्रिंसिपल, है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना? क्लियर यहाँ तक? 4 तक किसी को डाउट तो नहीं? अब देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में लैम्डा एक्चुअली इसमें लिख नहीं पा रही थी मैं, तो मैंने लैम्डा लिख दिया था, लैम्डा लेंथ, है ना? तो डाइवर्सिटी ऑफ ब्रॉडबैंड एरे ऑफ लैम्डा लेंथ। अब लैम्डा लेंथ कितनी, डाइवर्सिटी का इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू 2l अपॉन लैम्डा। l इसमें दे रखा है, l कितना है 10 लैम्डा, तो आप 2 10 लैम्डा अपॉन लैम्डा करेंगे, लैम्डा इट्स कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 20, है ना? तो इसका आंसर क्या है 20, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्लियर है मैम। अब 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, जो हमने बाइनोमियल अरे बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाई थी। बाइनोमियल अरे में हम क्या बताते हैं कि साइड लूप, इसमें मेन लूप होता है। इसमें क्या हो जाते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर है, नंबर ऑफ जो हमारे एंटीना है वो कम हो जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना था, 1 हो नहीं सकता था, 10 हो नहीं सकता था। इसमें क्या आपको सिर्फ दिमाग लगाना था। 11 हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एंटीना के साइज को, मतलब कम एंटीना इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका आंसर 6 होगा। कुछ था ही नहीं बेटा इसमें, है ना? 7th आंसर देखिए, द बैंडविड्थ ऑफ, ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम
बाइनोमियल एरे को, नॉन लीनियर एरे को इसलिए यूज करते थे क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ होती थी ये ज्यादा होती थी। किससे? जो हम यूनिफॉर्म एरे पहले यूज करते थे, है ना? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं आदर्श? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इजी थे ना क्वेश्चंस अभी तक? कोई डाउट नहीं होने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। देन 8th क्वेश्चन इज द एक्साइटेशन लेवल ऑफ 3 एलिमेंट बाइनोमियल एरे आर। ये बहुत इजी था, ये तो कुछ था ही नहीं। इसमें हमने पार्शियल ट्राइंगल पढ़ा था, 1 होता है, फिर 1 1 होता है, फिर 1 2 1 होता है, फिर 1 3 3 1 होता है, लाइक दिस पार्शियल ट्राइंगल जाता है ना बाइनोमियल एरे में। आपको बताया था ना बेटा? यस मैम। बताया था कि नहीं? तो इसका आंसर देखिए कितना इजी है, 1 2 1, है ना? पहले 1 होता है, इसमें कौन सा 3 एलिमेंट्स के लिए पूछ रहा है, पहला 1 होता है। अगर 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट्स के लिए 1 1 हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स के लिए 1 2 1 हो जाएगा, है ना? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब ये देखिए, इन इंक्रीज एंड फायर एरे द रेडिएशन इज अलोंग विथ, बहुत इजी था आपको, जैसे कि मैंने बताया था ब्रॉड साइड एरे में क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। एक्स वाई एक्सिस में हमारा जो रेडिएशन पैटर्न बनता था, इसमें क्या बनता है, एक्स एक्सिस में बनता है ना बेटा? बनता है कि नहीं? इसमें Yes, हॉरिजॉन्टल बनता है कि नहीं? तो इसका तो बहुत इजी आंसर था। एक्स एक्सिस में क्या होगा, जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ेगा तो इंक्रीज कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में होगा इंक्रीज, है ना? ठीक है, यहाँ तक Yes, क्लियर है ma'am. बेटा? अब देखिए नंबर 10 में क्या है, द करंट इज नॉन लीनियर इज, नॉन लीनियर में क्या होता था, इन फेज होता था, नहीं होता था। ए और बी दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता है। नन नहीं हो सकता है, सॉरी दिस इज नन। ई है वो, NONE है, ठीक है? वो थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, वो नन है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, आउट ऑफ द फेस। हमेशा जो लीनियर नॉन लीनियर होते हैं एरेज, वो क्या होते हैं, आउट ऑफ द फेस होते हैं, है ना? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? Clear, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखिए 11 क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म लीनियर एरे ऑल एलिमेंट्स आर फीडेड विद अ करंट ऑफ, ये तो आप बता ही सकते हो, बताया था ना। जो यूनिफॉर्म एरे होता है उसमें जो करंट्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होगा। उसमें सभी चीज इक्वल होती है, फेज भी डिफरेंट, फेज डिफरेंट इज इक्वल, है ना? डिस्टेंस इज इक्वल, सब चीज इक्वल होती है ना? तो इसमें करंट भी ma'am. हम इक्वल रखते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। 12th question, in the broadband array the all elements in the array should have similar dash excitation along with same amplitude excitation for maximum radiation। कितना इजी था, आपको बता चुकी हूँ 10 बार कि एम्पलीट्यूड जो ब्रॉड साइड एरे होता है उसमें एम्पलीट्यूड और फेज दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना? बताया है कि नहीं? बताया है कि नहीं? बताया मैम। है ना? कितना इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें सिर्फ आप ऐसे पढ़ते आपको समझ आ जाता, अच्छा एम्पलीट्यूड सेम है तो मतलब फेज भी सेम होगा, ये तो मुझे पता ही है। ब्रॉड साइड एरे में ऐसा ही है, बस आप 1 सेकंड में टिक मार्क करते। थर्ड क्वेश्चन, इन बाइनोमियल एरे द सेंटर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है इसमें, मेन लूप होता है, वो क्या होता है, वीक होता है, यूनिफॉर्म होता है, नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म नहीं होता है, कटता कटता रहता है। इजियर कुछ होता नहीं है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, है ना? होता है कि नहीं? आप देखो पार्शियल जो हमने आपको ट्राइंगल बनाया था, 1 1 1 1 2 1, मतलब जो बीच वाला है कितना है, वो स्ट्रॉन्ग है ना? स्ट्रॉन्ग है कि नहीं सेंटर Yes, वाला ma'am. एलिमेंट? क्लियर? Clear, अब ये ma'am. देखिए, आ एरे हैज फीड इक्वल एम्पलीट्यूड, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, डेरिवेशन करवा चुकी हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें सिर्फ आपको जो हमने साइन इज इक्वल टू बीटा टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा, ये वाला जो, सॉरी थीटा प्लस
प्लस लेफ्ट वाला जो फॉर्मूला था, बस आपको उसमें क्या करना था, उसमें सिर्फ आपको, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, फेज भी सेम है और क्या है हमारा जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। इस डिस्टेंस में जो आपका बी की जगह पर डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 लगा देते और वो उसको सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता है। नहीं, इसमें पीक निकालना था। पीक आपने जैसे ब्रॉड साइड एरे में निकाला था, वही पीक है 90 डिग्री, बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। और लास्ट वाला क्वेश्चन इज वेरी इजी, 10 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, एक तो यहाँ लिखा हुआ है ना, डॉल्फिन distribution has the main advantage that is provided a minimum provides a minimum, and we can say the minimum bandwidth नहीं होगा यहाँ पे optimum bandwidth होगा, optimum bandwidth for the specific degree of side loop level reduction। ठीक है, इसमें आपको हमने बताया था ना, साइड लूप्स आती है डिफरेंट एंगल में, है ना, आती है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्टिमम हो जाएगा, मिनिमम नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट है, फॉल्स है। क्लियर 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 मैम। क्लास, ठीक है, कितना इजी था कि नहीं? यस मैम। एग्री करते हो कि नहीं आप लोग, ये बताइए। किसी को अभी डाउट, अभी मैंने बताया, किसी को डाउट हो प्लीज बताइए। मधुर, रमेश, शिवम, शिवांगी अवस्थी, एनीवन, सिद्धार्थ मौर्य, क्लियर? यस मैम, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस मैम, यस मैम। इजी था कि नहीं, आप बताइए। इस पेपर को करने में 15 मिनट से ज्यादा लगते? मैंने आपको बताने में ही सिर्फ 10 मिनट में पूरा बता दिया पेपर। 10 मिनट भी मतलब समझा के एक एक लाइन पढ़ के, तभी भी मुझे 10 मिनट्स नहीं लगे, है ना? ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके थे। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके थे? हम लोगों ने मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया था, स्किप डिस्टेंस और ऑप्टिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, लोअर यूजेबल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस क्या होता है, स्किप जॉन क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना? पढ़ चुके हैं कि नहीं? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई बताया? एनीवन, कोई भी बता दे। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी बेटा, मैक्सिमम यूजेबल आपको बताई थी ना कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी that can be used for skywave communication between 2 points of on the earth। ये बताया था कि नहीं? बताया था ना कि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि क्या, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है जो कि हमारी स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज की जाती है बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द अर्थ, है ना? बताया था ना मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। क्लास, आवाज आ रही है? ऑडिबल है? यस मैम, ऑडिबल है। ये मैंने बताया था ना बेटा। और स्किप डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन अ 2 पॉइंट इन अ अर्थ, है ना? जब जो अर्थ जहां से हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन से वो किस जगह पे जाके वो रिसीव हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्किप डिस्टेंस कहते हैं ना। ठीक है? यस मैम। The smallest distance between the transmitting antenna and the point that which the wave is written to the earth, it is known as क्या? स्किप डिस्टेंस, है ना? जहां से हम ट्रांसमिट करते हैं वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और जहां पे हमारा क्या हो रहा है, अर्थ में रिटर्न हो रहा है कोई भी सिग्नल, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, है ना? ये हमने बताया था। यूजेबल फ्रीक्वेंसी बताई थी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी, सारी चीजें बता चुके हैं, है ना?
तो अभी हम इसमें क्या है रिलेशनशिप देखेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था, हो सकता है ज्यादा टाइम हो गया, मीन्स आपको याद नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसको हम दो चीजों के लिए हम स्टडी करेंगे। एक होता है हमारा फ्लैट अर्थ के लिए और एक होता है हमारा कर्व के लिए, है ना। तो एक हो गया फ्लैट अर्थ के लिए, क्या होगा उसको हम स्टडी करेंगे। दूसरा जो हमारा कर्व है, ठीक है, कर्व सरफेस के लिए वो किस तरीके से करेगा उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। मैम कुछ स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज उनको एडमिट कर लीजिए। ओके ठीक है। तो अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन द स्किप डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो दो केसेस हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। पहला हम फ्लैट अर्थ के लिए देखेंगे, दूसरा हम कर्व अर्थ के लिए देखेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री बनाई है ये एक फ्लैट अर्थ की ज्योमेट्री बनाई है, जिसमें कि हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ओ पॉइंट ये सारी चीजें डिनोट की है। और दो चीज दिख रही है आपको, एक हमारी फ्लैट अर्थ है और ऊपर जो है हमारी वो आइनोस्फीयर लेयर है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है मैम। दो लेयर्स है, एक हमारी फ्लैट अर्थ है और ऊपर है हमारी आइनोस्फीयर लेयर। जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी ये पूरी डिस्टेंस है ए सी हमारी डिस्टेंस कितनी है डी है ना। तो ए ओ कितनी हो जाएगी d/2 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पे ये क्या, इसकी डिस्टेंस ए बी की क्या आ जाएगी √d/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक हमारा क्या है इंसिडेंट एंगल है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा हमारा क्या है रिफ्लेक्शन एंगल है जिसको कि हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं जो हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है अर्थ पे, ठीक है। और एक कंडीशन को जनरेट कर रही है जिसमें कि हमारी जो एफ है मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी मर्क, ठीक है। और जो हमारी साइन आर है वो क्या है 90 डिग्री है और जो हमारा एन है वो क्या है हमारा एन मैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एन तो पता ही है ना, एन मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आयोनाइज्ड हो रहे हैं उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है ये हमें पता है, स्नेल लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई हमारा क्या है साइन आई है, साइन आर को हमने क्या है हमने यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू साइन आई, है ना, ठीक है। और हमने ये प्रूफ किया था, आपको हमने पहले भी बताया था, ये प्रूफ था n इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको हमने प्रूफ भी किया था अंडर रूट 1 माइनस 81 n मैक्स अपॉन f मर्क स्क्वायर, है ना। किया था कि नहीं, ये प्रूफ याद है ना सबको। यस मैम। आपको करवाया था। अब यहाँ पे क्या है हम 1 and 2 इक्वेशन को देखेंगे। तो 1 and 2 इक्वेशन को क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू क्या है हमारी साइन आई है, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाली है ना n इज इक्वल टू साइन आई और n इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 1 माइनस 81 n मैक्स अपॉन f मर्क स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है फ्रॉम 1 to 2 इक्वेशन वी गेट sin I is equals to under root 1 minus 81 n max upon f merc square, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आपको हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जब बताई थी तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में भी हमने डिराइवेशन आपको बताया था कि fc इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट n मैक्स होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या इसको अगर हम अंडर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा
FC² आ जाएगा। तो यहाँ पे हम FC² पुट कर सकते हैं ना 81 एंड मैक्स की जगह पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने FC² को पुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या किया है इन्होंने, फ्रॉम अ थर्ड इक्वेशन जो इसमें रूट लगा हुआ था, इस रूट को हमने क्या किया है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin² i इज इक्वल्स टू 1 माइनस FC² अपॉन F max², ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो 1 था ना यहाँ पे, इसको इस जो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² i इज इक्वल्स टू FC² अपॉन F max², ठीक है। अब हमें ये पता है कि क्या होता है, 1 माइनस sin² i का क्या होता है, इसको हम cos² i भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, पता है ना, sin² i प्लस sin² cos² i इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos² i। तो cos² i को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, FC अपॉन F max का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है cos i यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है cos i क्या है हमारा, OB अपॉन AB, है ना। ये cos i है कि नहीं, है कि नहीं, cos i। यस मैम। तो यहाँ पे इन्होंने cos i को BO अपॉन AB पुट कर दिया है। और BO क्या है हमारा, BO हमारा क्या है, H है। BO हमारा क्या है, H। तो हम यहाँ पे H पुट कर सकते हैं ना, BO की जगह पे यहाँ पे हमने H पुट कर दिया। और AB क्या है, AB हमने निकाला था ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अंडर रूट D/2 का होल स्क्वायर प्लस H², है ना। ये पता है ना कैसे आया, ये कैसे आया पता है ना, ये देखिए ये पूरा D है, इसको अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि OB कितना है, H है, तो ये भी क्या होगा, H हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अगर लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर प्लस H², है ना। यस मैम। क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दी है। अब वैल्यू पुट करके इसको रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज कैसे, यहाँ पे जो 2 था इसको निकाल के यहाँ पे ले लिए, जब यहाँ पे हम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हमने रीअरेंज करके इसकी वैल्यू इस तरीके से लिख दी है, लिख सकते हैं ना। देखिए 2 यहाँ से निकाला, यहाँ से अगर 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4H²। अब यहाँ से 2 जो निकला है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, है ना। यस अब मैम। ये जो हमारा है, ये जो D है, D क्या है, स्किप डिस्टेंस। आपको भी हमने बताया था स्किप डिस्टेंस क्या होती है, जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और जहां पे जाके रिफ्लेक्ट होता है अर्थ में। तो ये क्या होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ट्रांसमिटिंग एंड की और रिसीविंग एंड की, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए D लिखा हुआ है, D से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये क्या होती है हमारी स्किप डिस्टेंस होती है, अभी हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अब हमने क्या किया है, सिंपली जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4, देखिए इक्वेशन 4 और 5 क्या थी, इक्वेशन 5 हमारी क्या थी, 2H अपॉन अंडर रूट D² प्लस 4H²। और जो हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, cos² i FC² अपॉन, मतलब सॉरी ये स्क्वायर गलत लगाया है इन्होंने, FC अपॉन FM का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इसको पुट कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F max अपॉन FC। देखिए F max अपॉन FC, और ये जो यहाँ पे स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, रूट पे चला जाएगा। अब इसको रीसफल करके इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या किया, 1 को कॉमन लेके 1 प्लस D अपॉन 2H का स्क्वायर कर दिया है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब बेटा देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हम क्या देख रहे हैं, एक रिलेशन देख रहे हैं किसके बीच में,
हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और स्किप डिस्टेंस के बीच में। अब इन्होंने क्या किया है, हमें क्योंकि स्किप डिस्टेंस चाहिए तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर दे रहे हैं। तो स्किप डिस्टेंस इज इक्वल टू 2h अंडर रूट एफ मग स्क्वायर अपॉन एफ सी स्क्वायर माइनस 1। इसको इस तरीके से रीअरेंज करके लिख दिया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर यहाँ तक? क्लियर मैम। अब देख लेते हैं, ये जो बात हम कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, एक रिलेशनशिप देख रहे थे, एक्सक्यूज स्किप मैम, डिस्टेंस। हाँ मैम बेटा, स्टूडेंट आस्ट्रो ज्वाइन कर रहा है। अच्छा और स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, हम फ्लैट अर्थ की बात कर रहे थे, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, हम कर्व की बात करेंगे। कर्व अर्थ में क्या होती है कंडीशन, कर्व अर्थ में क्या होती है, मान लेते हैं क्योंकि हम लोगों को फ्लैट दिखती है, बट जो हमारी एक्चुअल में जो अर्थ है वो कैसी है, वो कर्व है ना, कर्व है कि नहीं, है ना। तो हम उसकी Yes, भी ma'am. कंडीशन को इसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एसी को हमने कर्व बना के डिजाइन किया है, ठीक है। एक हमने बी पॉइंट ले लिया है जो कि हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। ये हाईएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बी पॉइंट ले रहे हैं जो कि ए बी सी का एक ट्राइंगल सा बना रहा है, ठीक है। जो हमारा 80 है वो क्या है, हमारा ए साइन थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो ए से बी में जा रही है उसको हमने क्या लिखा है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल से रिप्रेजेंट किया है, और जो बी से सी में जा रही है उसको हमने रिफ्लेक्टिव एंगल से रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कोण कैसे कंप्लीट होगा, नीचे हमने एक पॉइंट लिया है ओ, और इसको हमने पूरा ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ए ले लिया है। अगर ये ए है और यहाँ पे थीटा है तो हमारी 80 की क्या वैल्यू होगी, ए साइन थीटा लिख सकते हैं ना। जो पास वाला एंगल होता है वो साइन के टर्म्स में होता है ना, लिख सकते हैं ना। Yes, ma'am. तो इसको इन्होंने साइन थीटा लिख दिया, ए साइन थीटा लिख दिया। अब क्या होता है, हमें पता है एंगल जो होता है कोई भी कर्व सरफेस का क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा प्लस थीटा, मतलब 2 थीटा है ना, एक थीटा ये रहा, एक थीटा ये हो गया, तो ये क्या हो गया 2 थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, पूरा आर्क को हमने क्या लिया है डी, ठीक है। यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया है, और रेडियस कितना है, रेडियस होगा ना इसका क्योंकि कर्व सरफेस है, तो रेडियस कितना है इसका, ए है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहाँ पे हम डी की वैल्यू लिख सकते हैं ना, डी हमारा क्या होगा, डी इज इक्वल टू 2a थीटा हो सकता है ना। हमने क्या किया, ए को इस साइड ले गए तो हमारी डी की वैल्यू आ गई, डी इज इक्वल टू 2a थीटा, ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी हमने आपको बताया था टी क्या है हमारा, ए साइन थीटा, तो ओटी क्या हो जाएगा, ये वाला ओटी हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो हम बीटी निकाल सकते हैं ना, बीटी क्या होगा हमारा, बीटी हमारा होगा ए ई, देखिए बीई प्लस ई ओ माइनस कितना ओ टी, तो कितना ये क्या हो जाएगा, बीटी हो जाएगा कि नहीं, है ना, बीटी हो जाएगा कि नहीं। देखिए Yes, ma'am. बीटी हमें निकालना है तो बीटी क्या हो जाएगा, बी ई प्लस ई ओ, और माइनस कर दिया कितना, ओ टी को, ठीक है, ओ टी को हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा आ गया बी टी, ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, माइनस ए कॉस थीटा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कराएंगे, अब आपको नीचे बताएंगे। तो हम बी टी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी एच प्लस ए कॉस थीटा, है ना। ओ टी की वैल्यू क्या थी, ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए ऊपर देखिए, हमारा ई ओ की डिस्टेंस कितनी है, ए है,
तो इसको हमने ए लिया है और एच क्या है हमारा, देखिए हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक ए, हमने यहाँ पे एच लिख दिया है, तो एच प्लस ए, देखिए ई बी को हमने एच कहा है, ओ ई को हमने ए लिखा है और माइनस ओ टी, ओ टी यहाँ से निकाला है ना हमने, ओ टी कितना होगा यहाँ पे हमने लिखा भी है ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू सिर्फ पुट कर दी है और ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है। अब ए बी कैसे निकलेगा, ए बी कहाँ है हमारा, ए ये रहा और बी हमारा ये है, ठीक है, ए बी हमारा ये है, तो ए बी में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमें निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना, लगाएंगे कि नहीं क्लास, यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू जहाँ निकाल रहे हैं वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी और बी टी, ए टी हमारा कितना है ए साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और बी टी क्या हो जाएगा एच प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लास, क्लियर है मैम। यस मैम क्लियर है। अब बेटे यहाँ पे क्या किया है, कॉस आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू एच प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे ए साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एच प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिख दी है। हमने ये पहले अभी आपको फ्लैट में कराया था तो ये वैल्यू हमने निकाली थी कि नहीं, ये वैल्यू निकाली थी ना, ये देखिए जब हमने फ्लैट में कराया था तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकाली थी, ये देखिए कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू एफ सी स्क्वायर अपॉन इन दोनों का स्क्वायर होता है, तो यही वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर दी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, क्लियर क्लास, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको पुट कर दिया सिंपल, पर हमें ये पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारा ए ओ ऑन ए ओ बी, ये देखिए ए ऑन ओ बी, ठीक है, ओ बी ये हमारा क्या थीटा एंगल किसका, कॉस का, तो कॉस थीटा ए हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस एच हो जाएगा, ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, ये पूरा है ना, तो ये एच हो गया और ये क्या है ए डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा ए एच हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या किया है, इसको रीअरेंज करके सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक वैल्यू निकाल ली है, थीटा की वैल्यू निकाल दी है, थीटा की वैल्यू क्या, थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज किया गया है, जैसे कि कॉस हमने क्या किया ए से इसको इनटू भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन आई, इसकी एक सीरीज बन जाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया है, थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है, थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 2h अपॉन ए, है ना, और हमें पता है यहाँ पे हमें पता है कि d क्या थी, d इज इक्वल्स टू क्या था 2a थीटा, 2a थीटा, अभी क्या कर सकते हैं हम, d स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया है d का स्क्वायर कर दिया ना, d 2a थीटा था तो d इज इक्वल टू 4a थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लास। अब यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, तो थीटा की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे होगा a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8h आ जाएगा। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे h की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे जो थीटा था यहाँ पे h की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यार हमारे पास में क्या आ गया, cos थीटा भी आ गया और sin थीटा भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा और sin थीटा की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 8 में, इक्वेशन नंबर 8 है हमारी ये है, इसमें हम सिर्फ cos और sin की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, cos और sin की वैल्यू पुट कर दी है और एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया है, ठीक है, क्लियर।
क्लियर मैम। यहाँ क्लियर? यस मैम। सिर्फ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कॉस्ट और साइन वैल्यू 8 वाली इक्वेशन में पुट कर दी है। देखिए ये रही 8th इक्वेशन, इस इक्वेशन में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दिया है। जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन से हमने स्किप डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। स्किप डिस्टेंस कितनी है, √8ha, ठीक है, यही हमारा रेडियस है। ठीक है, ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन हमारा ये आ जाता है, इसमें वैल्यू पुट करके हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो स्किप डिस्टेंस है कर्व सरफेस के लिए हमारी क्या हो जाएगी, d is equals to 2h d square a under root fm upon fc का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। अभी तक जितना पढ़ाया है, किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। आवाज आ रही है? बेटा अभी तक जितना बताया है उतना किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता सकता है, ठीक है? अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। आगे हम दूसरे लेक्चर में करेंगे कैरी ऑन, थोड़ा सा चैप्टर रह गया, इसको कंप्लीट करके फिर हम 4th यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 61 रोल नंबर 61 प्रेजेंट मैम। 62 रोल नंबर 62 63 प्रेजेंट मैम। 64 प्रेजेंट मैम। 64 65 66 प्रेजेंट मैम। 67 67 68 69 69 70 71 71 71 ने अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखी थी।